न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, पेरिस। हंटर संग जिन्हों के चारों तरफ से ये ऊर्जा कैसी है? आखिर वहां पर चल क्या रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ये दुनिया का अंत तो नहीं? क्या वो हंटर संग जिन्हों ही है जिन्हें मैं जानता हूँ? क्रिएटर ने मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताया है कि मैं आग के लपटों से बना दुनिया का एक पिलर हूँ, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया है कि पिलर आखिर गिरता है या फिर नहीं। उसके बाद जिन्हों वहाँ पर स्लैश कटर का इस्तेमाल करता है, हम बिल्डिंग्स के चारों तरफ आग और धुआं ही धुआं देख पाते हैं। और उसके बाद लेडी मोनार्क संग जिन्हों पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद जिन्हों ने बताता है कि उसके ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता है। तुम अकेले कमीने कहीं के, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। तुम अपनी जान के लिए भीख भी नहीं मांग पाओगे। और उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। एक ओवरवेलमिंग अथॉरिटी, मैं इसके ऊपर ऐसे ही हमला नहीं कर सकती। और उसके बाद ही जिन्हों मैक्सिमम स्लैश कटर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद लेडी पॉइजन मोनार्क का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो मौत आखिरकार ऐसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं उल्फ वेस्ट बेरू को पकड़ लेता है। बेरू धीरे धीरे गायब हो रहा है। क्या घमासांद्र के आसपास में मैंने जितने भी सोल्जर्स रखे थे वो क्या उन्हें निकाल रहा है? समन कैंसल, बेरू वापस आओ। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वो उस सब्जेक्ट को बुला नहीं सकता है। किंग ऑफ द बीस्ट, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ह्यूमंस एक वेसल की तरह होते हैं। उनके अंदर सभी पावर्स का इस्तेमाल करने का काबिलियत होता है, क्योंकि उनके अंदर पहले से कोई काबिलियत नहीं होता है। इसलिए उन्हें वेसल बनाना आसान होता है और उनका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हमें इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा, इससे पहले कि ये मोनार्क का सभी पावर का इस्तेमाल सीख जाए। मैं मेरे ऑथोरिटी का इस्तेमाल करके पपेट्स को अपने हाथों पे नचा सकता हूँ, और उसके बाद जब तुम्हारे सोल्जर्स माना खो देंगे तो मैं उन्हें इजीली गायब कर सकता हूँ। तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद वो त्रिशूल लेकर जिन्हों पर हमला कर देता है। जिन्हों उसे देखकर डॉज करके ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो आइस मोनार्क जिन्हों की तरफ तेजी से आकर बढ़ता है और उन दोनों में फाइट होने लगता है। मूवमेंट साइन, ब्रीदिंग मसल, माना फ्लो, मैं ये सब देख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। बस अगर और थोड़ा उससे तेज होता तो मैं उसे हरा सकता था। मुझे अंदाजा नहीं है तुम क्या सोच रहे हो। और उसके बाद वो अपना फ्लो बदलता है और उसके माध्यम से एक फ्रॉस्ट उत्पन्न करता है और वहाँ पर बर्फ जमा देता है। वो करने के बाद जिन्हों उसके पीछे आ जाता है। मुझे मिल गया। जिन्हों उसके पीछे पहुंच चुका था, लेकिन तब भी वो हंस रहा था। उसके बाद ही जिन्हों को अचानक से कुछ महसूस होता है। सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम बीस्ट मोनार्क को देखते हैं, जो कि अपना पंजा जिन्हों के सीने में घुसेड़ देता है। खून की बूंदें बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। मेरा ही अनुमान था, तुम्हारे पास स्पीड के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तुम इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। मेरा लेवल बढ़ चुका है तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा हथियार तुम्हें वापस देता हूँ। और उसके बाद ही जिन्हों ने उसको जो चाकू मारा था वो उसी को ही घुसेड़ देता है। ऑलराइट, तो पिछली बार की तरह ही क्या तुम अभी भी खुद को हील कर पाओगे? शायद से तुम नहीं कर सकते। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम एक संपूर्ण मोनार्क नहीं हो। तुम बस इतना ही दूर जा सकते थे इंसान, लेकिन तुम्हारे लिए बुरा हो गया। इस दुनिया का अंत तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। जब हमारा पैर इस दुनिया में पड़ गया था तभी इस दुनिया का अंत निश्चित था। पहाड़ की उच्चता की तरह इंसानों का लाश यहाँ पर बिखरा होगा और नदियों में खून की धारा होगा, लेकिन तुम्हारे इस जगह पे थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे जो जो इंसान रहेंगे उन्हें मैं कृतदास बनाकर रखूंगा और जिंदगी भर मेरे पैरों तले उन्हें काम करवाऊंगा। वो जिएंगे लेकिन मेरे कहने पर, मरेंगे वो भी मेरे कहने पर, लेकिन खुद कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब तुम मर ही रहे हो तो अपने आखिरी शब्द कहकर मरो, क्योंकि ये मेरे लिए और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। मैं थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। उसके बाद ही हम देखते हैं HP 0 हो जाता है प्लेयर का। सिस्टम दिखा देता है कि प्लेयर मर चुका है।
और उसके बाद इस सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट मौजूद है। पैसिव स्किल्स के और रिक्वायरमेंट आ जाता है, लेकिन वो सब कुछ अननोन होता है। उसके बाद हमें स्किल का टेबल दिखाया जाता है। पैसिव स्किल जो कि अनजान है वो एक्टिवेट हो जाता है। अननोन स्किल का लेवल मैक्सिमम पर होता है। स्किल टैबलेट के बाकी सारे अननोन स्किल्स एक्टिवेट हो जाता है और वो तेजी से चमकने लगता है। आह, आह, तो आखिर ये एक सपना था क्या? मैं जो अभी तक देख रहा था वो सच में एक सपना था। मैं हॉस्पिटल में हूँ। बर्फ का बना छूड़ा मेरे दिल में घोंपा गया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? तो क्या तुम होश में आ गए? वो जिनचुल को देखने के बाद ही जिनवो उन्हें चेयरमैन बुला देता है। जिनवो की बातें वो जिनचुल को समझ में नहीं आता है, तो वो उन्हें 3 बातें बताने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं चेयर इंस्पेक्टर हूँ। और दूसरी बात, मैं मूविंग स्टैचूज के बारे में तुमसे पूछने आया हूँ। और तीसरी बात, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या? रुको एक सेकेंड। आप मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछ रहे हैं? तुम सभी जब वहाँ से लौट कर आए थे तो व्हाइट टाइगर गिल्ड ने हमें सब कुछ रिपोर्ट में बता दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये पूछ नहीं रहा। ये मत बताना कि ये आखिरकार। मैं इस हॉस्पिटल रूम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इस रूम पे 14 दिन तक रहा हूँ। और अब हंटर संग जिनवो, क्या आप ठीक है? मुझे अपने यादों को समेटना होगा। आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरा स्टेटस, मेरा चेहरा, सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है। मेरे स्टोरेज में जो जो चीज़ें था वो भी यहाँ पर मौजूद है, और इसी के साथ कमिस रैद भी यहाँ पर मौजूद है। भैया, आप उठने के बाद क्या कर रहे हैं? अब आप मुझे ये मत पहुंचाना कि आपने अपने सर को फिर से चोट पहुंचा लिया। हाँ, क्या मैं किसी गलत रूम पे आ गई हूँ? ये तुम कौन हो? ओह हाँ, शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही होगी, क्योंकि मैं तब जैसा था अब तो वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। क्या तुम्हें अपना बड़ा भाई भी बिल्कुल याद नहीं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम मेरे बड़े भाई हो? और तुम हाइट में मुझसे इतना ज्यादा बढ़ कैसे गए हो? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे अभी हंटर एसोसिएशन में जाना होगा। अरे क्या बात है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? उन्हें ये बताने के लिए कि मैं अभी भी एक हंटर हूँ। ये असल में आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। पिछली बार मैंने उन्हें आखिरी बार के लिए देखा था। चेयरमैन, बाकी सभी कामों में जितना समय लगता है तुमने उन्हें बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया। देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रोसीजर्स बहुत पहले से ही पता है। तो बताओ क्या बात है? नहीं, उतना खास नहीं। जिनवो का स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो इस दुनिया को फिर से शुरुआत करना चाहता है। तो ठीक है, मैं एकदम सीधे पॉइंट पर आता हूँ। उससे पहले मेरे पास एक डील है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक डील? उसके बाद जिनवो उन्हें रेगुलेशन चेंज करने के लिए कहता है। वो जेजू आइलैंड में अकेले जाने की बात करता है और बाकी सभी को जाने के लिए मना कर देता है। चेयरमैन उनकी बातें सुनकर भड़क जाता है और कहता है, ऐसी बचकानी बातें बिल्कुल भी मत करो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जेजू आइलैंड के रेड में हम कितनी बार फेल हो चुके हैं? अरे ये एनर्जी तो, ये चीज़ कुछ ऐसा है जिसे बस मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं आपसे वादा करता हूँ जेजू आइलैंड में जितने भी सारे एंड्स हैं मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। इस लड़के के अंदर एक नेशनल लेवल हंटर की पावर मौजूद है। आखिर ये कैसे हो सकता है? अचानक से ऐसा चीज़ कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। उसके बाद एक चीज़ें रिपीट होता जाता है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी आने लगता है कि वो क्या इस दुनिया को फिर से शुरुआत करना चाहता है या फिर नहीं। उसके ग्रुप का वो लड़ाई, और उसके बाद फिर से वो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन, मेंबर्स का रिटायर हो जाना, और बार बार स्क्रीन पर लगातार वही एक ही मैसेज आना। जिनवू का उस गेट के अंदर जाना, भालू को मारना, आई सेल्फ को मारना, और उसके बाद सीजन 2 के एपिसोड 6 में हमने जो मॉन्स्टर्स को देखे थे उन सभी को मारना। एपिसोड 9 में जिनवू की माँ को जिंदा करना, वो भी इटर्नल स्लीप से। सब कुछ एक बार फिर से दोहराया जाता है। ड्रैगन को अपने शैडो में शामिल करना, और उसके बाद जिनवू थक जाता है। हाँ, आखिर तुम ये सब बंद क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ कि ये एक भ्रम है, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने लाना बंद कर दो और मेरे सामने आ जाओ। आखिर तुम मुझे ऊपर से और कितनी देर तक देखते रहोगे? जिनवू यादों के पानी के ऊपर अपेक्षा करते रहता है।
जिन्वो के स्क्रीन के नोटिफिकेशन पर ढेरों ढेरों करीब 200 से भी ज़्यादा मैसेजेस आने लगते हैं। लेकिन जिन्वो उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करके बस ये पूछता है, कौन हो तुम? क्या तुम मौत के देवता हो? हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि चलकर वहाँ पर आ रहा था। हम उसके पूरे चेहरे और लहजे को देखते हैं। उसके बाद हम पता चल जाता है कि वो शैडो मोनार्क है। ये दुनिया तुम्हारे लिए एक प्यारे सपने की तरह है। क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने ये दुनिया जो बनाई है, मैं इस भ्रम में ही जीता रहूं? नहीं, मैंने ये दुनिया नहीं बनाया है। इस दुनिया को बनाने का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर था। मैंने ये दुनिया बनाया? ये दुनिया तुमने बनाया है क्योंकि तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है और गलतियों को दोहराना और उसके बाद तुमने उन्हें सुधारा भी है, लेकिन उसका पछतावा तुम्हारे दिल में हमेशा था और इसीलिए ये दुनिया बना है। तुम्हारी और मेरी ताकत से ही ये बना है। आसान शब्दों में बताओ तो ये हमारा इलाका है। इसे इटर्नल रेस्ट कहा जाता है। मौत। मैं तुम्हें बहुत पहले से ही देख रही थी और तुमसे बातें करने की भी कोशिश कर रही थी। तुम हमेशा किसी के मौत के बहुत ज़्यादा करीब रहते हो। मेरे पास सब कुछ है। तुमने कितना झेला है, कितना पाया है और कितना है। मैं ही वो मौत हूँ और मैं ही इटर्नल रेस्ट हूँ। मैं ही इस जगह का निर्माता हूँ। असल में मैं तुम ही हो। तुम जो हो वो मैं हूँ और मेरे इलाके में तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे सर्वेंट्स को अपना बना सकते हो और उसके बाद मेरे ताकत को अपना बना सकते हो। बस तुम ये अपने इलाके में ही कर सकते हो। दुनिया को बनाना और तबाह करना, यही अपना ताकत है। तुम ये कह रहे हो कि तुमने और मैंने एक ही पावर हासिल की है? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैंने बहुत लंबा वक्त गुजारा है तुम्हारे बिना। मैं ही हूँ शैडो मोनार्क। मैं ही हूँ वो मौत का देवता जो मौत को कंट्रोल करता है और ये ताकत उस काले अंधेरे की है जो मौत के शब्द से उठता है। आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना है? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ हमारी जो शुरुआत और हमारा जो आखिरी अंत है और तुम्हारी शुरुआत भी। हम जिन्वो को देखते हैं, वो पूरी तरीके से बर्फ बन चुका था, लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही वो सभी बातें सोच रहा था क्योंकि उसके अंदर ही शैडो मोनार्क मौजूद है। वो सच में मर गया है ना? हंटर संग जिन्वो का ऑरा अचानक से गायब हो गया है। क्या हो रहा है वहाँ पर? ये नहीं हो सकता। अब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, मुझे उस इंसान की बातों को बहुत पहले ही सुन लेना चाहिए था। शायद हम उसे हरा सकते हैं। नहीं, हम उसे ज़रूर हराएंगे, लेकिन सभी नेशनल हंटर्स भी हार चुके हैं, तो इस वक्त हम इसे कैसे कर पाएंगे? सभी आग जलाने के लिए तैयार हो जाओ, हमें एक साथ फायर करना होगा। वो उस आइस मोनार्क पर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस आइस मोनार्क को अचानक से कुछ महसूस होता है। सभी को एक भयानक ताकत का एहसास होता है। ये कैसे संभव हो सकता है? अरे नहीं, मुझे अब ये मत बताना कि नहीं नहीं नहीं, हम ये होने नहीं दे सकते हैं। हम सचमुच के किंग को जगा नहीं सकते हैं। फिर किंग अगर मर जाता है तो शैडो मोनार्क सच में यहाँ पर आ जाएगा। वो दोनों एक साथ जिन्वो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों हमला करने के लिए जिन्वो के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच ही जाता है कि तभी वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और वो उस बीस्ट किंग पर हमला करके उस पर स्क्रैचेस कर देता है। हम देखते हैं वो उसकी एक आंख पर भी हमला कर देता है। अभी से इस जगह से इस बच्चे को कोई भी छू नहीं पाएगा। हमें एक भयानक सा ऑरा महसूस होता है। दो धारदार चाकू के साथ एक आदमी वहाँ पर खड़ा था। और दूसरी ही दुनिया में हम देखते हैं रोशनी और अंधकार दोनों एक साथ रहते हैं। रोशनी ने वहाँ पर एमिसरीज के देवता को जन्म दिया था और अंधकार ने 8 सोवेरेंस को जन्म दिया था। सोवेरेंस जिन्होंने जन्म लिया था बस दुनिया को खत्म करने के लिए, और एमिसरीज जिन्होंने जन्म लिया था इस दुनिया का वारसाम्य को बजाय रखने के लिए। दुनिया में जो रोशनी सब कुछ बरकरार रखता था उसने बहुत बड़े युद्ध का प्रारंभ किया था। महाराज, आप हमें हुक्म दीजिए सभी दुश्मनों का सर कलम करने के लिए और अपना विजय लहराने के लिए। लेकिन उसके बाद से ही अचानक, पता नहीं क्यों, लेकिन
एब्सोल्यूट बीइंग फ्रैगमेंट लाइट ने कभी भी जवाब नहीं दिया। और जिस वक्त फ्रैगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट को ये बात पता चला कि एब्सोल्यूट बीइंग में सोविनियर्स के प्रति जो लड़ाई है वो मजे के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और रूलर इस युद्ध का अंत नहीं चाहते हैं। उसके बाद सभी ने विद्रोह शुरू कर दिया अपने ही देवता के प्रति। सभी ने हथियार उठा लिया और युद्ध करने चले गए, अपने आप को सही ठहराने के लिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो नियम था उसे तोड़ा था, जिसके चलते वो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने नियम तोड़े थे। तो इसलिए उनके लिए बस मौत ही इंतजार कर रहा था। जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा थे तब तक वो लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हो सकता था। और उसके बाद उन्होंने उस लड़ाई को शुरू किया जिसका कोई मतलब भी नहीं था। रिबिलियन का शुरुआत तो अभी हुआ था। पास्ट में वहां पर जो खड़ा है वो मैं हूँ। मैं सोल एमिसरी का गॉड था जो कि रिबिलियन ऑफ द एमिसर्स के प्रति खड़ा हुआ था युद्ध के लिए। लेकिन मेरे पास जो सैनिक मौजूद था वो एमिसर्स के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए थे। और उस वक्त मुझे बस ये लगा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो ही गया। लेकिन जब भी मैंने डार्कनेस के प्रति अपने आंखों को खोला उसके बाद ही मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एब्सोल्यूट बीइंग मौजूद है और वो बहुत परिमाण में मुझे ताकत देता है। और उसके बाद ही राइस, उसके बाद मैंने अपना नया आर्मी खड़ा किया। जैसे भी करके जब मैं सब कुछ खत्म करने के बाद लौटा तो हम देखते हैं वहाँ पर उनके गॉड का हत्या कर दिया गया था। वो चेयर पर बैठे हुए थे और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। असली शासक मर जाने के बाद बाकी जो थे वो उन्हें नए देवता कहने लगे थे। देवता की तरह असली ताकत हासिल करने के लिए वो सोविलियंस का शिकार करने लगे थे, जिसके बाद जायंट्स के राजा और लेकिया सब कुछ को सभी को पकड़ लिया गया था। और उसके बाद दोनों तरफ में जो पावर का बैलेंस था वो खत्म हो चुका था। और उसके बाद जब यह एहसास हुआ तो सोविलियंस से मैं उनके पास पहुंच गया और जैसे तैसे करके वहां पर एक आर्मी खड़ा किया। हम कुछ सिपाही ही थे जो रूलर्स के विरुद्ध लड़ाई करने वाले थे। उसके बाद मैंने जो लड़ाई शुरू किया वो दिल की लड़ाई था। मैं तब फ्रैगमेंट लाइट का ब्रिलियंट वॉरियर नहीं था, मैं तब बन चुका था शैडो मोनार्क। वो सभी मेरे सिपाही थे जो लड़ाई में मौजूद थे। और उसके बाद जब मेरा कम्बाइंड फोर्स बर्सर्क ड्रैगन्स के सामने था, मोनार्क्स के 7 रूलर्स मुझे डराने के लिए आए थे। 2 मोनार्क्स थे जो मेरे पीठ पीछे ही कम्बाइंड फोर्सेस बना रहे थे। उन्होंने जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया था मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था। उनमें से मैंने एक को मार दिया था, लेकिन वहां से बीस्ट मोनार्क भाग गया था उनके सिपाहियों को अकेला छोड़कर। अभी हम सभी को रुक जाना चाहिए। हमें लड़ाई करने के लिए अब भी कोई वजह नहीं बचा है। उसके बाद उन्होंने मेरे प्रति सम्मान दिखाया था। और उसके बाद उनमें बहुत लंबी बातें चलने लगता है, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि वो उनके मास्टर है, वो उन पर जो विद्रोह कर रहे थे उनका उन्हें साथ देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद शैडो मोनर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो उन्हें बता रहा था कि इसके बदले उसे मार देने के लिए। आखिर तक कुछ भी अंततः नहीं हुआ। शैडो मोनर कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं पाया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो ये सब चीज़ें जिन्वू को धीरे धीरे करके एक एक करके बताने लगा था। जिन्वू को वो धीरे धीरे करके दुनिया का पास्ट रिकॉर्ड्स दिखाने लगा था। जिन्वू को वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन का सही मतलब समझाने लगा था। असल में सभी रूलर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि चाउस की आर्मी बाकी दुनिया में जाकर वहां पर विद्रोह और ध्वंस फैला रहे थे। और इस चीज के लिए उन्होंने रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल किया उन सब चीजों को ठीक करने के लिए। सच में 10 साल पहले कमाल का यंत्र तैयार होकर आया था। दुनिया को बचाने के लिए जो जो चाहिए था उन्होंने सब इस्तेमाल किया था। लेकिन हम अभी के विश्व को देखेंगे तो इस पृथ्वी में मोनार्क का सामना करने के लिए कोई भी काबिल नहीं था। अगर मोनार्क और उन रूलर्स के बीच में कोई भी अगर जंग में जीतता था तो बाकी सभी प्लैनेट्स पर भी उसका असर पड़ता। और उसके बाद रूलर्स ने एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया। उन्होंने ये सोचा था कि वो सभी को बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो कईयों को काबिल और शक्तिशाली तो जरूर बना सकते हैं कि वो इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे और इस दुनिया को वही चलाएंगे। तो इस चीज़ के लिए ही हंटर्स बनाए गए।
उन्होंने ये काम इसलिए किया ताकि ह्यूमंस काबिल बन सके इन दोनों फोर्सेस के आक्रमण को सहने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए। और उसके बाद एक काबिल मेज हमारे सामने आया था। उसने मुझे एक प्रपोजल दिया था कि एक काबिल ह्यूमन को सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ किया जाए, वो मेज जिसे आर्किटेक्ट कहा जाता है। एज ए असिस्टेंस उसने मेरे साथ काम किया था, लेकिन उसके बदले हमें बस एक शरीर की ही ज़रूरत थी। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी वेसल नहीं मिला था जो मृत्यु के कगार पर था। उस आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम बनाया था जो कि लो और हाई रैंकिंग टैलेंट को सेंस करता था अपने मैजिक पावर से। उस सिस्टम के माध्यम से हमने किसी ऐसे को ढूंढा जिसके पास फिजिकल पावर, सुपीरियोरिटी और ग्रेट मेंटल हेल्थ हो। उस आर्किटेक्ट को किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जिसके अंदर मेरा ताकत सही से जा सके। लेकिन यह काम सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन अचानक से उसके काम के बीच में ही सिस्टम जब किसी ऐसे को ढूंढ रहा था तो वहाँ पर कोई ऐसा मिल गया था जो इसके काबिल था। कोई ऐसा जो नियम को फिर से लिख सके, कोई ऐसा जो बार बार आता है। वो बस तुम ही थे जो हमेशा मृत्यु के कगार पर होता है। एक कमज़ोर इंसान। मैं तुम्हें देख रहा था और आर्किटेक्ट के मनाही करने के बाद भी उसके विरुद्ध जाकर मैंने तुम्हें चुना। इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रहा हूँ, तुमने कितनी मेहनत की है, कितना दर्द सहा है, कितना कुछ झेला है, तुमने पाया क्या है, खोया क्या है, सब मैं जानता हूँ। सब चीज़ों का हिसाब मेरे पास है। जबकि हम दोनों अभी एक बन ही चुके हैं, तो इस चीज़ के बाद मैं तुम्हें एक चॉइस देना चाहता हूँ। तुम इस दुनिया में रह सकते हो और यहाँ पे तुमने जो भ्रम पैदा किया है इस दुनिया में जी भी सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर आराम भी कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें वास्तव में फिर से लौटना होगा, वहाँ पर फिर से लड़ाइयाँ लड़ना पड़ेगा। तुमने वैसे कहा था कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया है, लेकिन तुम लीडर्स के साथ खड़े नहीं हो, तो आखिर तुम मोनार्क्स के साथ कोई दूसरे वर्ल्ड में क्यों भाग गए थे? वो इसलिए था क्योंकि वो जगह मेरे लिए नहीं था। मेरा भी जवाब बिल्कुल यही है। ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ। ये आखिरी बार है जब मैं आपको देख रहा हूँ। मैं तो फिर से इस दुनिया में वापस आ जाऊँगा, लेकिन शैडो मोनार्क, तुम इस दुनिया में अभी भी जियोगे। हमारे रास्ते यहीं पर ही अलग हो जाते हैं। ये बहुत ही बुरा है। मौत के वक्त तुम्हारा ताकत तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन वहाँ से वापस जाने का मुझे पता है। क्योंकि मैं तुम्हें हूँ। शैडो मोनार्क वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है। जिन वो एक लंबी सांस भरता है। राइस। यस, जिन्वो चुन लेता है कि उसे भ्रम में नहीं जीना और उसे असली दुनिया में वापस आना है। वहाँ से चमकदार रोशनी निकलने लगता है। रोशनी का इतना ज्यादा तेजी और प्रभाव देखकर वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये क्या है। फ्रैगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट। उस इंसान का मौत निश्चित है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम तबाही को न्योता दे रहे हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि इस दुनिया में भी तबाही मच जाए? क्या तुम शैडो मोनार्क को बचाने के लिए सच में अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो? जैसे कि विश्वासघात हमेशा करते हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर हम देखते हैं आइस एल्फ मोनार्क भी तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए, और उसके बाद वहाँ पर भी हम उस खड़े आदमी को भी देखते हैं, वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ये कमीना, ये मेरी हर चाल को समझ सकता है और पढ़ सकता है, और उसके मुताबिक ये मुझ पर हमला कर रहा है। ये ऐसे योद्धा की तरह लड़ाइयाँ लड़ रहा है जैसे मानो इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हो। फ्रॉस्ट मोनार्क के अटैक को ये बस ऐसे ही निगलेक्ट कैसे कर सकता है? और सभी अटैक्स को एक ही पल में डॉच करना, ये तो नामुमकिन है। एक साथ ये दो काम ये कैसे कर सकता है? उसके बाद वो उस पर मुंह से फ्रॉस्ट अटैक करने ही वाला था, लेकिन मुक्का से उसे हिट मार देता है। बीस्ट किंग वहाँ पर जो मौजूद था, जो उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो उसके मुंह पे चाकू घुसेड़ देता है और उसके पेट पर कस करके एक मुक्का मार देता है। मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। ये एहसास। उसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं, जिसके बॉडी से वायलेट कलर का ऑरा निकल रहा था। इस बार ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। चलो उस पर हमला करते। मैं अभी उस पर हमला करूंगा। इतने दूर आ जाने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग फिर चुका है? क्या तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा? उसके आसपास जो मोना मौजूद है वो रो रहा है। शैडो मोनार्क यहाँ पर आ चुका है।
इसे नहीं पकड़ता है, लेकिन क्या तुमने ये वादा नहीं किया था कि शैडो मोनार्क के विरुद्ध लड़ाई करने में तुम मेरी मदद करने वाले हो? मैंने जो वादा किया था वो एक जरूर था। मैंने ये कहा था कि शैडो मोनार्क जब ह्यूमन फॉर्म में होगा तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जबकि यहाँ पर असली शैडो मोनार्क आ रहा है तो मैं किसी भी हालत में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही है और अगर तुम ऐसे ही मुकर जाओगे तो आखिर तुम्हारा बीस्ट होने का क्या फायदा? फ्रॉस्ट मोनार्क, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने शैडो मोनार्क की ताकत को अभी भी देखा नहीं है। मैं तुम्हारी किस्मत के लिए दुआ करता हूँ। कितना बेरहम और कमीना बेवकूफ है। ट्विस्टेड द टेरर ऑफ द फ्रॉस्ट वैगन, यही मेरा असली ताकत है। और उसके बाद ही वहां पर एक बर्फ का आंधी आ जाता है। सभी ह्यूमंस वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां पर बर्फ और आंधी का तूफान आ जाता है। पानी का तूफान सब कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो अनजान इंसान हमले से इजीली बच जाता है। ऐसे तुच्छ इंसान मुझे लड़ाई के लिए चुनौती देंगे जबकि उन्हें अपने जगह के बारे में ही कुछ भी नहीं पता होता है। तुम वहां पर इटर्नल के लिए बंद हो चुके हो, शैडो मोनार्क। क्या वो इस पूरे इलाके को तबाह करना चाहता है? तभी हम देखते हैं जब भी वो उस बर्फ के हिमवाह को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है और उस पर हमला करता है तो वहां पर बेरू आ जाता है और उसे तोड़ देता है। फ्रॉस्ट मोनार्क, तुम्हारे पास इतना ज्यादा काबिलियत या फिर इतना ज्यादा ताकत नहीं है कि तुम राजा से मुकाबला कर पाओ। उसने मेरे स्पेल को तोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि कमांडर शैडो सोल्जर्स के उन सभी का पावर लौटकर वापस आ गया है। इसका मतलब है कि और इसीलिए मैं प्रोफेसिस या फिर भविष्यवाणी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अरे क्या वो बीस्ट यहाँ से भाग गया है? आखिर किसने कहा था? मेरे परमिशन के बिना वो यहाँ से चला कैसे गया?